तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिस्म से रूह। ताकि इस लव स्टोरी के बारे में एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी। जिस्म से रूह तक, एपिसोड 10। काशी डाइड। वर्मा निवास काशी घर के हाल में खड़ी थी और उसके सामने मनोहर जी और सुनैना जी खड़े थे। सुनैना जी मनोहर जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस तरह से जल्दबाजी में काशी की शादी ना करें। वो मनोहर जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात? माना बच्चों से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भी गलती करें। और सदैव जी ने भले ही काशी को अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने सबके सामने काशी से शादी की है, तो उन्हें काशी को अपनाना ही पड़ेगा। हम उनसे दोबारा बात करेंगे, भले इंसान हैं, वो हमारी बात मान जाएंगे। मनोहर जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम ये बात कह रही हो सुनैना? तुमने देखा ना कि उन्होंने किस तरह से हमें और हमारी बेटी को बेइज्जत किया, उसकी कीमत लगाने की कोशिश की। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज ही काशी की शादी करवाएंगे, बस तुम उसे जल्दी से तैयार करो। काशी रोते हुए बोली, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मुझे मेरे पंडित जी के पास जाना है और मैं जा रही हूं उनके पास। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मनोहर जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोले, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो आइंदा कभी इस घर में वापस मत आना। काशी रोते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा? पंडित जी थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। शायद उन्हें मेरी बातों से परेशानी होती, लेकिन मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगी। पर हमारी शादी वो मान लेंगे। वो बहुत समझदार है। मनोहर जी गुस्से से कांपते हुए बोले, वो तो बहुत समझदार है, लेकिन तुम एक नंबर की बेवकूफ हो जो उस राजा साहब के आगे पीछे घूम रही हो। उन्होंने तुम्हें अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया, पर अब हम तुम्हारी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। चुपचाप अपने कमरे में अंदर जाओ और तैयार हो जाओ। घर के बाहर शादी का मंडप लग रहा है, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। वो और उसका परिवार कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला होगा। काशी रोते हुए बोली, लेकिन मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। जीते जी तो बिल्कुल नहीं। मर जाऊं तो बेशक से किसी के साथ भी शादी करवा दीजिएगा। इतना कहकर वो तुरंत वहां से अंदर कमरे में चली गई। प्रीति ने आते ही उसे संभाला और बोली, अब कुछ नहीं हो सकता काशी। अब तुझे समझना होगा कि तेरे पंडित जी तुझे नहीं मिल सकते। जब उन्होंने शादी मानने से इनकार कर दिया, तो अब तू भी क्या कर सकती है? तुझे तेरे बाबा की बात माननी ही पड़ेगी। तुझे उनके पसंद किए लड़के से शादी करनी ही पड़ेगी। काशी रोते हुए बोली, ऐसे कैसे शादी करनी पड़ेगी? काशी मर जाएगी, लेकिन अपने सदैव जी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। मैं भी देखती हूँ सदैव जी मेरे बिना कैसे रहते हैं। अरे वो प्यार करते हैं मुझे, बस अकड़ में आकर कहते नहीं हैं। देखना, जब उन्हें पता चलेगा ना कि मेरी शादी किसी और से हो रही है, तो कैसे भागते भागते शादी रुकवाने आएंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। सुनैना जी काशी के लिए कपड़े देने आई थी। उन्होंने काशी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, लेकिन अब सुनैना जी भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो कपड़े वहां साइड में रखकर वहां से चली गई। प्रीति काशी की तरफ देखते हुए बोली, अब तू क्या करेगी? काशी ने उन कपड़ों को उठाया और बोला, कुछ नहीं, दुल्हन बनकर तैयार होऊंगी, लेकिन शादी किसी और से नहीं करूंगी, फिर बेशक से जहर क्यों ना खाना पड़े। प्रति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तभी उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। काशी और प्रीति दोनों ने दरवाजे से झांक कर बाहर प्रांगण की तरफ देखा, तो वहां पर मनोहर जी के सामने रिंकू खड़ा था और रिंकू के साथ उसके परिवार वाले भी थे। रिंकू ने दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे। मनोहर जी काशी की शादी रिंकू से करवा रहे थे। काशी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो ये बात है, इस ढोलकी की वजह से मेरा तबला बजा हुआ है और ये यहाँ पर दांत निकल रहा है। इस ढोलकी की ढोलक तो मैं बजाकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने वाली थी कि प्रीति ने उसे जल्दी से रोका और बोली, तू तू कहीं नहीं जाएगी।
तू चुपचाप तैयार हो, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। काशी हैरानी से बोली। लेकिन तू क्या करेगी? प्रीति कुछ सोचते हुए बोली। सदैव जी को ये सब बातें बताऊंगी, उसके बाद वो खुद तुझे बचाने आ जाएंगे। काशी मुंह बनाते हुए बोली। अगर वो मुझे बचाने आए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास जहर है, मैं खाकर मर जाऊंगी, पर इस ढोलकी की बीन नहीं बनूंगी। प्रीति हैरानी से बोली। ढोलकी की बीन? वो क्या होता है? काशी गुस्से से बोली। यहाँ पर मेरी बैंड बजी हुई है और तुझे ढोलकी की बीन के बारे में जानना है? मुझे तैयार होने दे, मेरी बर्बादी है। अगर सदैव जी आए तो शादी होगी, वरना आज मेरी बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो वहां से अंदर चली गई। प्रीति ने उसे जाते हुए देखा और फिर चुपचाप दबे पैर वहां से बाहर आई और गोइंका विला के लिए निकल गई। कुछ देर बाद काशी दुल्हन के श्रृंगार में तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी। सुनैना जी अंदर आई और उसके पास आकर बोली, बाहर पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। काशी सुनैना जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ प्लीज ये शादी मत करो ना। सुनैना जी रोते हुए बोली, अब कुछ नहीं हो सकता, काशी तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। काशी रोते हुए बोली, बेशक से मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े माँ, लेकिन ये शादी तो मैं नहीं करूंगी। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी और सुनैना जी के साथ बाहर आ गई। काशी को लेकर सुनैना जी मंडप में आई और काशी के सिर पर रखा हुआ पल्लू थोड़ा सा नीचे कर उन्होंने काशी को रिंकू के साथ मंडप पर बिठा दिया। रिंकू की माँ बेहद एटीट्यूड से बोली, ये तो हमारा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, इसलिए हम इस शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, वरना जो हरकत आपकी बेटी ने की है उसके बाद तो पूरे शहर में आपकी थू थू होती। सुनैना जी और मनोहर जी सर झुकाए खड़े रहे। रिंकू के पापा मनोहर जी के पास आए और उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए बोले, हमने आपसे जो बात कही थी वो पूरी हुई या नहीं? रकम तैयार है या नहीं? मनोहर जी ने अपने हाथ जोड़े और बोले, मैंने वकील को कागज दे दिए हैं, शादी पूरी होते होते मेरा घर और मेरी सारी जमीन आपका नाम हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने रिंकू के पापा के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। रिंकू के पापा के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। पुरोहित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और रिंकू ने बेशर्मी भरी नजरों से काशी को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। काशी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, दूर रहो मुझसे। रिंकू ने एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़ी और बोला, राजा साहब के साथ तो बड़े गुल्लच हर्रे उड़ाती फिरती है, अब मैंने हाथ लगा लिया तो नखरे दिखा रही है। एक बार बस ये शादी हो जाए, बिस्तर पर तेरे सारे नखरे अच्छे से देखूंगा। पुरोहित जी ने उन्हें फेरे लेने के लिए कहा तो रिंकू जबरदस्ती काशी का हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठा और फेरे लेने लगा। लेकिन वो अपना कदम आगे भी बढ़ाता, उससे पहले काशी एकदम से नीचे गिरी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, उसके हाथ में जहर की बोतल थी। उसी वक्त वहां पर एक रौबदार आवाज गूंजी, ये शादी नहीं होगी। सब लोग जो काशी के बेहोश होकर गिरने से पहले ही हैरान थे, अब उनकी नजरें उसे तरफ उठ गई जहां से वो आवाज आई थी। सदैव गुस्से से कांपते हुए रिंकू की तरफ देख रहा था। मनोहर जी तुरंत सदैव के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, देखिए, आपने हमारी बेटी के साथ जितना बुरा करना था कर लिया, अब उसकी शादी हो रही है, हमें इस शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए। सदैव रिंकू की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अपनी बेटी के लिए इसे पसंद किया है आपने? मनोहर जी तुरंत बोले, हाँ, बेशक से वो आपकी तरह अमीर नहीं, लेकिन हमारी काशी की इज्जत करता है और उसे अपनाने के लिए तैयार है। सदैव के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। हर कोई हैरानी से सदैव की तरफ देख रहा था। सुनैना जी तुरंत काशी के पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। सदैव दांत पीसते हुए बोला, इससे बेशर्म लड़का आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा और आप इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। मनोहर जी गुस्से से कांपते हुए बोले, तो आपको इससे क्या लेना देना? वो बेशक से जैसा भी हो, आपने तो काशी को अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया ना, तो अब उसकी शादी बेशक से किसी के भी साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस शादी का हिस्सा बनना है तो बन सकते हैं, वरना प्लीज हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया कर आप यहाँ से चले जाइए।
सदैव की गुस्से से मुठिया कस गई। तभी रिंकू तुरंत वहां पर आया और बोला, राजा साहब, ऐसे नहीं जाएंगे, इन्हें तो स्पेशल तरीके से भेजना पड़ेगा। जैसे ही उसने कहा, उसके दो साथी तुरंत उसकी तरफ आए। रिंकू और उसके दोनों साथियों की तिरछी नजरें सदैव पर थीं। रिंकू सदैव के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं ना? राजा साहब तो यहाँ से चले जाइए, वरना आज जनता हमारे पक्ष में है। कहीं ऐसा ना हो जनता अपना राजा ही बदल ले। सदैव के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल रिंकू के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा और उसके दोनों साथियों ने तुरंत सदैव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सदैव ने एक साथ उन दोनों का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और गोल घुमाते हुए उनकी कलाई को मरोड़ दिया। दोनों दर्द से कराहते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। सदैव अपना कदम आगे बढ़ाकर रिंकू के करीब हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जहां सदैव गोइनका खड़ा हो ना, वहां बेशक से फिर सामने कोई भी हो, फैसला भी सदैव गोइनका का होता है और राज्य भी। इतना कहकर उसने अपने हाथ से कुछ इशारा किया तो सदैव के बॉडीगार्ड्स की टीम तुरंत आगे आई और रिंकू और उसके साथियों को तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। रिंकू के माँ बाप गुस्से से चिल्लाए। सदैव ने उन्हें घूर कर देखा। रिंकू के पापा गुस्से से बोले, राजा साहब, आप हमारे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन आपकी जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्यों भाई लोग? तभी एक आदमी बोला, देखिए राजा जी, आपने पहले खुद इस लड़की से शादी की। हमने इसलिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप खुद भी इस लड़की को अपनी बीवी नहीं मान रहे और किसी और से भी इसकी शादी नहीं होने दे रहे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपको फैसला लेना ही होगा। सदैव ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा काशी की तरफ बढ़ा। काशी नीचे जमीन पर गिरी हुई। प्रीति भी तुरंत भागते हुए काशी के पास आई और रोते हुए बोली, ये तुमने क्या किया काशी? सच में अपनी जान दे दी? तुम्हारे सदैव जी तुम्हें पास आए, लेकिन तुम तो पहले ही इस दुनिया से चली गई। सदैव एक्सप्रेशनलेस होकर काशी को देख रहा था। वो बिना किसी भाव के बोला, मुझे नहीं लगता अभी किसी भी शादी की कोई जरूरत है। ये लड़की तो मर चुकी है, तो फिर मैं इस लड़की को कैसे अपनी बीवी? वो अभी बोल ही रहा था कि काशी तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं जिंदा हूं पंडित जी, ऐसे कैसे मैं मर जाऊंगी? अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए। सदैव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। काशी सदैव के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था पंडित जी आप जरूर आएंगे। हाय, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। शुक्र है मैंने सच में जहर नहीं खाया, वरना आप तो रो रोकर पागल हो जाते। सदैव एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, और अगर मैं नहीं आता तो क्या सच में तुम जहर खा लेती? काशी हंसी और बोली, नहीं पंडित जी, एक बार आपको छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सदैव हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? काशी ने नासमझी से अपना सिर ना में हिलाया और बोली, पता नहीं क्या, लेकिन बस बोल दिया। तभी अचानक से काशी चिल्लाई, पंडित जी! अगले ही पल एक गोली काशी का सीना छलनी कर गई